नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत का रुचिरा बुक का पाठ 8 संसार सागरस्य नायकः इसका अनुवाद देखेंगे। क्योंकि ये पाठ थोड़ा टफ है, तो अगर इसका अनुवाद एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पाठ को समझना सरल हो जाएगा। इसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। पहले उस पाठ से संबंधित कुछ जानकारी है जो हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमको पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम पाठ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम आज पाठ 8 के अनुवाद को समझेंगे। तो ये संसार सागर के अनाम नायक, ये अनुपम मिश्र द्वारा लिखित रचना है। ये अनुपम मिश्र जी हैं। कौन थे इस संसार सागर के अनाम नायक? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनाया, लेकिन पिछले 200 वर्षों से नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़कर गए समाज ने तालाब बनाने वाले को शून्य ही बना दिया। पहले पुराने ज़माने में जो लोग थे उनने नदियों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया। तो ये उस जाति के बारे में बात की जा रही है इस पाठ में, जिनने तालाबों का निर्माण किया। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची थी कि उनसे पहले के इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। आज जो अनाम हो गए, उनका एक समय में बड़ा नाम था। पूरे देश में तालाब बनाते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। कहीं यह विधा जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं जात से हटकर एक विशेष पाठ भी बन जाती थी। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे, तो कहीं घूम घूम कर इस काम को करते थे। इस जाति के बारे में बात हो रही है जिनने तालाबों का निर्माण किया था, और जिस जाति ने तालाब का निर्माण किया, आज उस जाति का नामो निशान तक भी नहीं रहा है समाज में, और कोई उसकी बात भी नहीं होती है। आगे लेखक कहते हैं, गजधर एक सुंदर शब्द है। तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। गजधर यानी जो गज को धारण करता है, और गज वही जो नापने के काम आता है। लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना है। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर वास्तुकार थे। गांव का समाज हो या नगरीय समाज, उसका नवनिर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिकते थे। वह योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे, और इन सब के बदले वे अपने जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो वे दे न पाए। लोग भी ऐसे थे कि उनसे कुछ बनता वह गजधर को भेंट कर देते। पहले के जो लोग थे वो देने लेने में इतना नहीं समझते थे, मतलब उनके मन में लालच नहीं था। गजधर इतना अच्छा काम करता था, लेकिन उसके मन में फिर भी लेने देने का लालच नहीं था। काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा है। सिख परंपरा में ही सरोपा भेंट करना मतलब उनको गिफ्ट मिलता था, प्राइज मिलता था। पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान के गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता रहा है। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। सरोपा मतलब सिर पर सरपाव बंधाना, मतलब वो बहुत जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको सम्मान देने के लिए उसको सरोपा मतलब साफा बांधते थे। तो उसके सम्मान, वो काम के बदले में उसको कुछ थोड़ा धन देते थे, या धन के साथ साथ उसको साफा भी बांधते थे, या फिर अगर कोई बहुत खुश होते थे तो वो चांदी के या सोने के बटन देते थे, या जमीन भी उनको इनाम में दी जाती थी। अभ्यस्त आंखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। शिष्य परंपरा से काम सीखा जाता था। न हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता
कि वह कुछ समय बाद जोड़ियां बन जाती। जोड़ियां यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। एक गजधर के साथ कई जोड़ियां होते थे। कुछ अच्छे जोड़ियों वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजधर रह जाता था, पर गज उनका छूट जाता था। सिर भाव किसी भी औजार के बिना पानी की ठीक तह बताते थे। सिर भाव कोई जाति विशेष नहीं थे। जल सूंघा यानी भूजल को सूंघ कर बताने वाले लोग भी सिरभाव जैसे होते थे, पर वह भी जल की तरंगों के संकेतों को आम या जामुन की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता बताते थे। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक पंक्ति भी नहीं मिल पाती है। लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो जमीन दी जाती थी उनका लगान माफ़ कर दिया जाता था। ऐसी जमीन बारा या वोरा कहलाती थी। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वालों के थे, पर यह सोना नहीं, मिट्टी ही था। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी, कहाँ कैसी ज़मीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब बावड़ी आदि बन चुके हैं, कहाँ और बन सकते हैं, ऐसी सब जानकारियाँ बुलई के कंठस्थ रहती थी। फिर भी उसके पास इन सब का बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ भी मिलता था। देखो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कितने तेज और कितने दिमाग से काम करते थे। सचमुच लोह पुरुष थे अगरिया। यह जाति लोगों के काम के कारण जानी जाती थी, पर कहीं कहीं अगरिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गेनी, फावड़ा, बेल, मेटाक, तसले या तगाड़ी बनाने वाले लोग उन औजारों को चलाने में भी किसी के पीछे नहीं थे। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति का भी तालाब बनाने में, तालाब बनने पर उसमें कमल कुमुदिनी लगाने में योगदान रहता था। अलवर जिले में एक छोटी सी नई संस्था तरण भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए हैं। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बनाना जानता है। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीणा थे जो पीढ़ियों से यह तालाब बनाते रहते थे। वह खंडील के अच्छे निर्माता थे। मरुभूमि का कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा जहाँ पानी बहकर आता हो, वहाँ 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी का पानी रोककर विशिष्ट ढंग से तैयार बांध नुमा खेत को खंडील कहा जाता है। खंडील खेत बाद में है, पहले तो तालाब ही है। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज इन्हीं खंडीलों में पैदा किया जाता रहा है। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खंडील खड़ी नजर आ जाती है। लेकिन पानी के काम के अलावा स्वाभिमान भी क्या होता है, इसे पालीवाल ही जानते थे। जैसलमेर में न जाने कितने गांव पालीवालों के थे। राजा से किसी समय विवाद हुआ, बस रातों रात पालीवालों के गांव खाली हो गए। एक से एक कीमती सुंदर घर, कुएं, खंडीलों सब छोड़कर पालीवाल राज्य से बाहर हो गए। आज उनके वीरान गांव और घर जैसलमेर में पर्यटकों को गाइड बड़े गर्व के साथ दिखाते हैं। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़
जिलों में फैले इस संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर तालाब खोदते रहते हैं। संभवतः इस घूमने के कारण ही इन्हें बंजारा भी मान लिया गया था। छत्तीसगढ़ में कई गांवों में लोग यह करते हुए मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। रामनामी परिवारों में हिंदू होते हुए भी अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती थी, मिट्टी में दफनाया जाता था, क्योंकि उनके लिए मिट्टी से बड़ा और कुछ नहीं। जीवन भर राम का नाम लेकर तालाब का काम करने वालों के लिए जीवन के पूर्ण विराम की इससे पवित्र और कौन सी रीति होगी। आज यह सब नाम अनाम हो गए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग आज शून्य बना दिए गए हैं। तो इस पाठ को पढ़कर हमने कितनी ही ऐसी जातियों के बारे में जाना है जो आज समाज में लुप्त हो गई है या फिर समाज में उनका रूप बदल गया है। तो इस पाठ का जो उद्देश्य है वो पुरानी जातियों से अवगत कराना है, जिनने एक समय में बहुत नव निर्माण किए थे, लेकिन आज उन लोगों को हम भूल चुके हैं, उनका नामो निशान तक भी समाज में नहीं बचा है। और उनके किए गए निर्माण का आज हम कितना उपयोग कर रहे हैं, यह भी बताना इस पाठ का एक उद्देश्य रहा है।